नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा शिक्षा मंत्री की और उनके उस बयान की जो उन्होंने या तो योजनाबद्ध ढंग से दिया है ताकि विपक्ष के सांसदों को उकसाया जा सके, या उन्होंने जानबूझकर उस प्रकार का आचरण किया है जैसे कि सत्ताधारी दल हरदम करते रहते, यानी कि बहुमत के दबाव में वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते। कल बजट सत्र का दूसरा चक्र शुरू हुआ जो कि अप्रैल माह तक चलेगा। पहले ही दिन सदस्यगण जलते हुए मणिपुर, मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ, महंगाई, बेरोजगारी, अमेरिका द्वारा भारत को दिनों दिन नीचा दिखाने संबंधी विवाद और अन्य जरूरी मुद्दों की ओर बात करना चाहता था। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा सदस्य हों, राज्यसभा के सभापति महोदय हों, वो निश्चित तौर पर विपक्ष की किसी भी ऐसी बात को या ऐसे मुद्दे को उठाने का मौका नहीं देते जिससे कि सरकार मुश्किल में आ सकती। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार मतदाता सूचियों को लेकर पूरे देश में जहां विपक्षी शासित राज्य हैं वहां किस तरह का हंगामा मचा। इस बात का उल्लेख नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी किया। उन्होंने कहा कि चूँकि लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण हैं और अगर पूरे देश में मतदाता सूचियों को लेकर अगर संदेह की खबरें उठ रही हैं और लोगों को संदेह है तो निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा सदन में होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा, ना तो इस मुद्दे पर चुनाव आयोग जवाब दे रहा है और ना ही माननीय न्यायालय से कुछ भी निष्कर्ष निकल पा रहा है। अच्छा, इसकी चर्चा सदन में क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का ब्लॉग मैंने शिक्षा मंत्री जी के उस बयान को कोट करते हुए कहा जिसमें कि माननीय शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उन्होंने तमिलनाडु के सांसदों को असभ्य और अलोकतांत्रिक कहा। आखिर ये नौबत क्यों आई। आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु में राजनीति गरमाई है। तमिलनाडु के लोग इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि भाषा के रूप में उनका हिंदी से कोई विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कई बार इस संबंध में अपने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरन हिंदी को थोपा जाना यहाँ निश्चित तौर पर तमिलनाडु प्रांत का अपमान होगा। इस बात को लेकर उनकी कुछ संदेह हैं, कुछ शिकायतें हैं और इसको लेकर सरकार ने बजट में आवंटित 2000 करोड़ के तमिलनाडु के बजट को रोक रखा। निश्चित तौर पर ये न सिर्फ संघीय ढांचे का अपमान है, बल्कि ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर आप या तो सत्ता के साथ रहिए, अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं तो आपको जो बजट का अलॉटमेंट है वो भी नहीं होगा। आपको बजट तभी मिलेगा जब आप सत्ता की हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो तमिलनाडु के सांसदों ने इस बात पर सवाल खड़ा किया। लोकसभा अध्यक्ष जिनकी कि हरदम वो किसी भी ऐसे चर्चा को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देते जिससे सरकार मुश्किल में आ रही।
सदन शुरू होते ही प्रश्नकाल शुरू करना चाहते थे, लेकिन इतना हंगामा हुआ कि तमिलनाडु के सांसद बेल में आ गए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पर एकपक्षी होकर काम करने का आरोप मढ़ा। लोकसभा अध्यक्ष इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को सदन से बाहर निकाल दूं। खैर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने तमतमाते हुए पूरे सांसदों को झूठा ठहरा दिया और ये कहा, आप लोग तमिलनाडु के छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और आप असभ्य हैं और अलोकतांत्रिक हैं। ये शब्द सुनना था। बहुत ही खेद जताया जो कि कन्बोजी सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने असभ्य और अलोकतांत्रिक कहकर न सिर्फ तमिलनाडु का अपमान किया है, बल्कि सांसदों को के भी विशेषाधिकार का हनन किया। बाद में हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी दी, लेकिन जो होना था हो चुका। आखिर मैं एक प्रश्न यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मुद्दे की सदन में चर्चा नहीं होगी तो आखिर कहाँ हो? भूलना नहीं चाहिए सत्ताधारी दल को कि जिस प्रकार आप अपने प्रदेश से, अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वैसे ही विपक्षी दलों के सांसद भी किसी न किसी प्रदेश से या लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। आम जनता उन्हें निश्चित तौर पर अपने अधिकारों की पैरवी के लिए सदन में चुनकर भेजती है। अगर वो माननी है, उन्हें किसी मुद्दे उठाने से अगर उन्हें नाराज़गी होती है तो आखिर प्रदेश की या संबंधित लोकसभा की चर्चा आखिर होगी तो होगी। आखिर सदन में सवाल कहाँ खड़ा किया जाए? निश्चित तौर पर ये एक ऐसा वो है जिसकी की आलोचना की जानी चाहिए और सदन में आलोचना हुई और शिक्षा मंत्री को माफ़ी। आखिर शिक्षा मंत्री इस तरह की बात क्यों करते क्यों? या पूरे सत्ताधारी दल का जो रवैया है, आखिर वो विपक्ष को कोई मौका क्यों नहीं देना चाहिए? क्या सदन में मतदाता सूची को लेकर सवाल नहीं उठ रहा? क्या पूरे देश में जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या अन्य जगह के चुनाव हो, दिल्ली का ही हाल में हुआ चुनाव हो, इसको लेकर अगर राजनीतिक दलों के मन में कोई संदेह है तो क्या उनके संदेह को दूर नहीं किया जाना चाहिए? ये एक ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि जवाब सत्ताधारी दल को देना चाहिए। संबंधित जो प्रतिष्ठान हैं उनको देना चाहिए। विपक्षी दल चुनाव आयोग के दरवाजे पर भी जा चुके हैं, अदालतों में भी जा चुके हैं, लेकिन उनके समस्याओं का निस्तारण नहीं है। तो आखिर सदन ही वो मंच है जहाँ से, चूँकि सदन कानून बनाने की भी जगह है, तो क्यों ना सदन से ही उसका निष्कर्ष निकाला जाए। आखिर सदन अपने दायित्वों से पीछे क्यों हटता है? जिस तरह से शिक्षा मंत्री जो कि पढ़े लिखे उससे आते हैं, अधिकांश ये कोशिश किया जाता है कि सदन में जो इस पद पर बैठे, सरकार में जो हो, कम से कम उसे कुछ तो तमीज़ और अक्ल होनी ही चाहिए, ना वो
अन्य लोगों को या अपने कुलीग को ही असभ्य और अलोकतांत्रिक ठहराता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, नई बीजेपी है, जो कि अपने ही कुलीग को सदन में आतंकी और किस तरह की संज्ञाओं से नवाजती है, यहाँ किया जाना उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की जो नाराज़गी है उसकी ओर भी ध्यान लगाना चाहूँगा कि आखिर आप सदन के संरक्षक हैं, विपक्षी दलों के भी संरक्षक हैं, तो आखिर आप मुद्दों पर चर्चा के लिए समय क्यों नहीं देते? जबकि आप बार बार कहते नियम कानून कायदे से चले, तो क्या सदन में सवाल उठाना, सत्ताधारी दल को सवालों की कटघरे में खड़ना, क्या सदन की कार्यसूची में नहीं आता, या वो इस तरह का काम कर रहे जो कि लोग अलोकतांत्रिक। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके सामने आऊँगा। जय।